नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानी सागर में। आज मैं आप सब लोगों के लिए कहानी सागर से लेकर आई हूँ कहानी दोस्ती अमीर गरीब की, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। आपके आज में, आपके कल में हमेशा एक कहानी रहती है। आपके रोने की और आपके मुस्कुराने की वजह बनी रहती है। आप हो कहानी के शौकीन तो बस मेरे कहानी सागर से एक कहानी सुनिए और खो जाइए कहानी के सागर में। और उस सागर में हमेशा साथ रहेगी मेरी एक कहानी और मैं कामिनी। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था, मैं एक गरीब क्लर्क का। हम दोनों घनिष्ठ मित्र थे, परंतु किसी किसी बात पर परस्पर बहस होती रहती थी। मैं जमींदारों की बुराई करता, वह कहता कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। उसके विचार से छोटे बड़े होते रहते हैं और होते रहेंगे। नौकरों से वह सीधे मुंह बात नहीं करता था। नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा सी देर की, दूध जरूरत से ज़्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वो अपने आपे से बाहर हो जाता। इस बार दशहरे की छुट्टी में मैंने निश्चय किया कि घर नहीं जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए नहीं थे, ना ही घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। मैं जानता था कि वह मुझे जो कुछ देते हैं उनकी हैसियत से वो बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था। जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने के लिए निमंत्रित किया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। सोचा ईश्वरी के साथ रहते हुए परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी, क्योंकि अमीर होकर भी वह मेहनती और कुशाग्र बुद्धि का था। ईश्वरी ने कहा, देखो भाई, एक बात का ख्याल रखना, वहाँ अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊँगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूँ, ईश्वरी ने हंसते हुए बोला। तुम गलत समझते हो, मैंने भी बोला। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर ही छोड़ दिया। गाड़ी रात 9 बजे चली और सवेरा होते होते हम मुरादाबाद पहुंच गए। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। उनमें से एक ने ईश्वरी से पूछा, ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूँ कहिए कि इन्हीं की बदौलत से मैं इलाहाबाद में पड़ा हुआ हूँ, नहीं तो कब का वापस आ गया होता। उन लोगों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा। उस सज्जन ने अर्धशंका के स्वर में कहा, लेकिन ये तो बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण करते हुए कहा, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं, पुराने सारे कपड़े जला डाले, यूँ कहो कि राजा हैं राजा। 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर इनकी सूरत तो देखो, मालूम होता है अभी अनाथालय से छूट कर आए हैं। दूसरे सज्जन बोले, अमीरों का ऐसा व्यवहार कम ही देखने में आता है। ईश्वरी का यह मजाक मेरे सिवा और किसी को समझ नहीं आया। ईश्वरी का घर क्या था? किला था, किला। इमाम बाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि से मेरा परिचय कराया और बड़ा चढ़ाकर बताया कि मैं बहुत अमीर घर का लड़का हूँ। मेरी ऐसी हवा बंधी कि कुछ न पूछिए। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से पूछा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीत कर रहे हो? जरा देर बाद उनका नाई हमारे पांव दबाने आया। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक रहे होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पैर दबाओ। मेरे जीवन में शायद ही कभी ऐसा हुआ था कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों। मैं इसे अमीरों के चोचले, रईसों का गधापन, बड़े आदमियों की अय्यासी और जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी की परिहास किया करता रहता था, और आज मैं ही रईस बनने का स्वांग भर रहा हूँ। इतने में 10 बज गए। भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने गए। पहले अपनी धोती में खुद धो लिया करता था, मगर यहाँ मैंने भी ईश्वरी की भांति अपनी धोती धुलने के लिए छोड़ दी। आज मुझे अपने हाथों
अपनी धोती धोने में शर्म आ रही थी। भोजन करने से पहले कहार ने ईश्वरी के पांव धोए, मैंने भी पांव बढ़ा दिए। कभी इन बातों की मैं आलोचना किया करता था, मेरे वे विचार न जाने कहाँ चले गए थे। ईश्वरी के घर में यानी महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में जरा सी देर न होने पाए, बिछावन ठीक समय पर न लग जाए तो मैं ईश्वरी से ज़्यादा नाजुक मिजाज बन गया था या बनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वरी भले ही अपने हाथ में बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों कैसे अपना बिछावन बिछा सकते हैं। उनकी महानता को बट्टा लग जाता। एक दिन मेहरा जब 11:30 बजे बिस्तर लगाने आया तो मैंने ऐसी डांट लगाई कि उसको कई दिनों तक याद रहा होगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया, ये सब इसी व्यवहार के योग्य हैं। छुट्टी खत्म होते ही हम प्रयाग के लिए चल पड़े। गांव के बहुत से लोग हमें पहुंचाने आए। मैंने भी अपना पात्र खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेरोचित व्यवहार की मोहर हर एक के हृदय पर लगा दी थी। जीतू यही चाहता था कि नौकरों को अच्छा इनाम दूं, लेकिन वह सामर्थ्य कहाँ था। वापसी का टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था। पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से लेटे लेटे, जा रहे थे सुकड़े हुए। एक आदमी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर बांधे मेरी सीट के पास ही खड़ा था। बैठने की तो कहाँ, गठरी रखने की भी जगह नहीं थी। बार बार उसकी गठरी मेरे मुंह से टकराती। एक तो हवा यूं ही कम थी, दूसरे उस गंवार का आकर मेरे मुंह के पास खड़े हो जाना ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। मैं कुछ देर तक धैर्य रखे बैठा रहा। एकांकक मुझे क्रोध आया। मैंने उसे पकड़कर पीछे ढकेला और 2 तमाचे जड़ दिए। उसने आंखें दिखाते हुए कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया। चारों ओर से मुझ पर लोगों की नाराजगी की बौछार पड़ने लगी। अगर तुम इतने नाजुक मिजाज हो तो पहले दर्जे में क्यों नहीं बैठे? कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा। मुझे इस तरह मारता तो मजा चखा देता। क्या कसूर किया था बेचारे ने? गाड़ी में सांस लेने के लिए खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध? अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है? और अब मेरी झूठी जमींदारी का झूठा नशा कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।